हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में शिक्षा प्रणाली की। भारत में शिक्षा प्रणाली की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे और प्राचीन काल से लेकर अभी तक की शिक्षा में क्या क्या बदलाव आए, कौन कौन से महत्वपूर्ण आयोग रहे और किस विशेष व्यक्ति ने कौन सा योगदान प्रदान किया भारत की शिक्षा में, उसकी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली की। भारतीय शिक्षा प्रणाली में जैसा कि विदित है कि भारत प्राचीन काल से ही जो शिक्षा है उसका महत्वपूर्ण केंद्र है। चाहे हम आर्यभट्ट की बात करें या नागार्जुन की, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय शिक्षा में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जिन्होंने भारतीय शिक्षा में एक अहम योगदान दिया प्राचीन काल में। और तात्कालिक समय के जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे उनमें प्रमुख नामों की अगर बात करते हैं तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये कुछ विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। मतलब इनकी जो ख्याति थी इन विश्वविद्यालयों की, ये संपूर्ण विश्व में थी और यहाँ से इन विद्यालयों में कई देशों से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जो नींव थी प्राचीन काल की, वो बहुत ही मजबूत थी। लेकिन बदलाव कहाँ से आया? जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो परिवर्तन आया या फिर उसके जो स्तर में गिरावट आई, वह मध्यकालीन भारत से स्टार्ट हुई। जिस समय भारत के मध्यकालीन इतिहास को हम उठा के देखते हैं तो उस समय शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न था। मुगल काल में जो शिक्षा थी वह मदरसा पद्धति पर प्रचलित थी। मदरसा पद्धति क्या थी? तो यहाँ पर धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। मदरसा पद्धति सिर्फ धर्म विशेष के लिए अपनाई गई मुगल कालीन शिक्षा पद्धति थी और यहाँ पर सिर्फ धर्म के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। और अगर बात करें कि जब आधुनिक भारत का काल आया उस समय की, तो 1800 ईस्वी से पहले तक भारत में शिक्षा के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। मतलब हालांकि कुछ विश्वविद्यालयों या कुछ विद्यालयों या मदरसों की स्थापना की गई थी, लेकिन अगर भारतीय शिक्षा के स्तर में क्या बदलाव आया या फिर उसमें क्या परिवर्तन रहा तो इसके लिए ये नाकाफी थे। 1800 से पहले क्या क्या हुआ उस पर एक नजर डालते हैं। तो 1781 में वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कब हुई? 1781 में। और किसके द्वारा की गई? वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। और क्यों की गई? तो इसका जो एकमात्र उद्देश्य था कलकत्ता मदरसे का, इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा प्रदान करना था। मतलब जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, कलकत्ता जो मदरसा था, विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ, तो जो कलकत्ता मदरसा था इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा प्रदान करना था। तो ये भी एक धर्म विशेष शिक्षा का केंद्र ही रहा। बाद में 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट्स जो थे जोनाथन डंकन, इनके प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य हिंदू विधि तथा दर्शन का अध्ययन करना था। तो ये दोनों लगभग सेम थे। एक में मुस्लिम शिक्षा पर जोर दिया गया और दूसरे में जो 1791 में स्थापित हुआ कलकत्ता में संस्कृत विद्यालय, तो इसका उद्देश्य हिंदू विधि तथा दर्शन का अध्ययन करना था। बाद में सन 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो यहां से भारतीय शिक्षा में एक अहम परिवर्तन आया जब लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज किसने स्थापित किया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो बनवाया गया वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा बनवाया गया और इसका बनवाया गया 1800 ईस्वी में बनवाया गया। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब जो असैनिक अधिकारी थे, जिनका सैन्य व्यवस्था से लिंक नहीं था, उनके लिए शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया फोर्ट विलियम कॉलेज। और इसमें जो अधिकारी थे उनको विभिन्न भारतीय भाषाओं और भारतीय रीति रिवाजों से अवगत कराया जाता था।
शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय पहल जो 1813 का चार्टर एक्ट हुआ उसमें आया। तो शिक्षा के क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में अहम बदलाव आए। कुछ भारतीयों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी रखे। मतलब ये भी कह सकते हैं कि कुछ भारतीय थे जिनमें हम कुछ प्रमुख नामों की अगर बात करते हैं तो उनके स्वयं के व्यक्तिगत प्रयासों से भारतीय शिक्षा में काफी बदलाव आया और उन्होंने इस शिक्षा के विकास तथा शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए भी भारी योगदान प्रदान किया। जैसे कुछ नामों में सबसे पहला जो प्रमुख नाम आता है वो राजा राम मोहन राय का आता है। इन्होंने जो है संपूर्ण शिक्षा केंद्र में अपना अहम योगदान दिया। भारतीय कुरीतियों के बहुत ही ज्यादा विरोधी थे और इनकी संपूर्ण शिक्षा हम अपने एक व्यक्तिगत जिसमें हमने भारत के महान व्यक्तित्व सीरीज के राजा राम मोहन राय नामक वीडियो में संपूर्ण चर्चा राजा राम मोहन राय के बारे में की है। तो इनके बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट भारत के महान व्यक्तित्व में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ नाम थे, या फिर कहते हैं कि राजा राम मोहन राय इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी भारतीय शिक्षा प्रणाली को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा योगदान किया। किस प्रकार से? तो 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए इन्होंने भारी अनुदान प्रदान किया था। और जो कलकत्ता कॉलेज था इसमें अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती था। इसके अलावा पाश्चात्य विज्ञान का भी अध्ययन कराया जाता था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा तो वो वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच क्या है? या फिर भारत में शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड्स ने, ये किससे संबंधित था? तो सर चार्ल्स वुड्स ने 1854 ईस्वी में यह डिस्पैच प्रस्तावित किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसको कहते हैं? तो सूत्रपात जो थे वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात भारत में लॉर्ड मैकाले ने किया। शिक्षा सुधार के लिए मैकाले का विवरण पत्र जो था वो 1835 में जारी किया गया था। 1835 का जो अधिनियम था उसमें जारी किया गया था शिक्षा सुधार के लिए मैकाले का विवरण। 1857 में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए और बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी किया गया। तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय कब खोले गए? तो 1857 में खोले गए और इसके बाद जो सभी प्रांत थे शिक्षा विभाग के गठन पर उन्होंने जोर दिया। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी शासन ने हंटर आयोग की स्थापना की थी और यह स्थापना कब हुई थी? 1882 में, जो डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में की गई थी। तो हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा में, भारत में शिक्षा सुधार से संबंधित आयोग, जिसकी स्थापना 1882 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के द्वारा की गई थी। सैडलर आयोग की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी जो खोली गई वह सबसे पहले इंग्लैंड में खोली गई। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव हेराल्ड विल्सन ने दिया था। मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना का सुझाव दिया गया वो हेराल्ड विल्सन के द्वारा प्रदान किया गया था। इग्नू, भारत में जो इग्नू है तो इग्नू की जो स्थापना हुई वह 1985 में की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 को की गई थी। 1902 में आगे बात करते हैं कि 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। तो यहाँ पर जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया? तो सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित समिति जो कि 1902 में गठित की गई थी उसकी सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया और भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में हुई और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई। तो इनकी जो स्थापना की वर्ष है ये महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुदान एवं प्रशिक्षण परिषद 1961, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किए गए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
कब शुरू हुआ? तो ये 1987-88 में लागू किया गया था। 1887 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी तथा 1856 में कलकत्ता अस्तित्व में आया था। कलकत्ता के बारे में हमने चर्चा कर ही ली अभी। और जो रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी वो 1857 में की गई थी, 87 में की गई थी, 1887 में। 1835 में कलकत्ता में चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित शिक्षा का आरंभ किया गया था। तो कलकत्ता में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा का आरंभ कब हुआ? तो वो 1835 में किया गया। और बात करते हैं आज़ादी के बाद, मतलब आफ्टर 1947, आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948-49 में किया था। तो राधा कृष्ण आयोग किससे संबंधित था? आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार से। राधा कृष्ण आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी, इस पर चर्चा करते हैं। तो इनकी सिफारिशों में मुख्य थे विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्षों का अध्ययन होना चाहिए। मतलब कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट अगर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है तो इससे पहले वो 12 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त कर चुका होना चाहिए। मतलब किसी भी छात्र को शिक्षा 12 वर्षों की कंप्लीट होने के बाद ही विश्वविद्यालय में एडमिशन होना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके लिए विश्वविद्यालय की डिग्री का आवश्यकता का होना इन्होंने इनकार किया है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए तथा विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए। राधाकृष्ण आयोग ने यह भी सिफारिश की विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा के स्तर है उनमें सुधार होना चाहिए और विश्वविद्यालय की शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। राधाकृष्ण आयोग ने यह सिफारिश दी कि देश में जो भी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं उनकी देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गठन होनी चाहिए। जहां राज्यों की भाषा है वो मातृभाषा का माध्यम समान ना हो, मतलब जो जहां हिंदी राजभाषा ना हो वहां संघीय भाषा अर्थात राज्यों की भाषा में शिक्षा देने की प्राथमिकता दी जाए। मान लीजिए अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो अगर उड़ीसा की जो राज्य भाषा वो उड़िया है और जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, तो अगर ये दोनों समान नहीं है तो वहां पर उड़ीसा में उड़िया भाषा की प्राथमिकता देनी चाहिए। जहां राज्यों की भाषा एवं स्थानीय भाषा समान हो वहां छात्रों को परंपरागत या आधुनिक भारतीय भाषाओं का चयन करना चाहिए। 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो राधाकृष्ण आयोग का सिफारिशों की वजह से बाद में 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया और भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में की गई थी। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति में संशोधन करके नई नीति की घोषणा 1992 में की गई। पहले स्थापना हुई 1986 में और बाद में इसमें सुधार करके जो नई नीति की घोषणा हुई वो 1992 में की गई। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ये हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना खड़गपुर में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने प्रदान किया था। भारतीय शिक्षा में जो 10+2+3 का चलन है यह कोठारी आयोग की देन है। सो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आपको वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही जल्द हम अपने नए वीडियो के साथ महत्वपूर्ण आयोगों की चर्चा डिटेल में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।